आलसी सास की चतुर बहू। रेशमा रसोई घर में खाना बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आलसी सास जुगनी टीवी के आगे बैठी ठहाके मार रही थी। तभी उसका बेटा विनोद दफ्तर से घर लौटकर बोलता है, हाँ, माँ जरा जल्दी से एक गिलास पानी पिला दो, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। विनोद बेटा, मेरे सीरियल में बाधा मत बद, थोड़ी देर थम जा। और इस कड़के सर्दी में कौन पानी पीता है? सास का आलस देखकर बहू बोलती है, ये सासू माँ का आलसीपना तो जाड़े के साथ और जोर पकड़ रहा है। अब मुझे ही कोई पैरवी पैतरा अपनाना पड़ेगा, वरना माँ जी का बढ़ता आलस उन्हें बीमार के बिछौने पर पटक देगा। थोड़ी देर में सभी जन रात का खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी बृजमोहन बोलता है, अरे बहू, ये तेरी सास की कुर्सी आज फिर खाली है। अब आज कौन सी नई बीमारी पैदा हो गई इसके शरीर में? वो ससुर जी, माँ जी कमरे में ही खाना खाएंगी, उन्हें पेट दर्द है। अरे हाँ, मोहतरमा को खाते खाते टीवी की टिमटिमाहट भी तो चाहिए, वरना खाना कहाँ हजम होता है। सभी के खाना खाने के बाद रेशमा अपने खाने की थाली लेकर अपनी सास के पास जाती है। खाना देखकर जुगनी टूट पड़ती है। माँ जी, आपने खाने से पहले हाथ तो धोया ही नहीं। अरे बहू, भूख के आगे हाथ धोना किसे सूझता है? और सर्दी में तो वैसे भी पानी से बचना चाहिए। अपनी आलसी सास का बेतुका जवाब रेशमा को सोच में डाल देता है और वो रात भर सोचती है। माँ जी को समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे उन्हें कामों में ही उलझाना पड़ेगा, तभी जाकर माँ जी फुहरपने के जगड़न से बाहर निकल पाएंगी। चतुर बहू बल की बजाय बुद्धि से काम लेते हुए ये बात अपने पति और ससुर से साझा करती है। हाँ रेशमा, माँ को आलस से बाहर निकालने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अगली सुबह रेशमा रसोई में काम कर रही होती है, अपनी सास के कमरे से बाहर आने का इंतजार करती है। तभी उसे बाहर आता देखकर रेशमा कहती है, माँ जी, बाबूजी का हरे चने की सब्जी खाने का बड़ा मन है, इसीलिए मैंने सब्जी वाले से सवेरे सवेरे ही चने की झाड़ खरीद ली। आप बस बैठे बैठे इनके दाने निकाल दीजिए। अरे बोलो भला, बहू के रहते सास का काम धाम करना शोभा देता है क्या? हाँ, ये तिकड़मबाजी तू ही कर। अरे भाग्यवान, बहू तो बेचारी भोर की उठी देर रात तक एक पांव पर नाचती रहती है, घर द्वार बाहर कर परात भर कर बर्तन मांजती है और फिर हमें पका पकाया खाना परोसती है, और तुम्हें चने के दाने निकालने में आफत आ रही है। अरे तो किसने कहा था ये झोल झमेटा लाने को? सीधे हरे चने नहीं खरीद सकती थी? माँ जी, ऐसे हरे चने बाजार में 100 रुपए में पाव भर बिक रहा है, अब महंगाई में सस्ता मिला तो कौन छोड़ता है? हे भगवान, राम ही राखे तुझे बहू, जब देखो अठन्नी चबन्नी के पीछे सर खपाती रहती है। ला दे अब। जैसे तैसे जुगनी को काम में लगाकर रेशमा और ब्रिज की चाल पूरी हो जाती है। जुगनी सारा दिन चने के दाने निकालने में लगी रहती है। ये देखकर रेशमा कहती है, ये चने निकालना तो माँ जी के लिए चैलेंज बन गया। चलो अच्छा है, अब दिन भर की थक कर खा पी कर सो जाएगी। ऐसे ही पहले दिन का पड़ाव पूरा हो जाता है। अगले शाम जुगनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी विनोद दफ्तर से सीधे कमरे में आकर टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जुगनी बिगड़ते हुए बोलती है, अरे क्या बात है विनोद, स्टैचू की तरह सामने क्यों खड़ा है? हट, मुझे टीवी देखने दे। विनोद टीवी बंद करके मर्म लहजे में अपनी माँ से कहता है, माँ, दिन भर तो आप टीवी में खोई रहती हो और खाना भी आप अपने कमरे में खाती हो। एक ही छत कर नीचे रहकर भी मुझे महसूस नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ है। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तो आप मुझे हाथों से खिलाती थी और थपकी देकर सुलाती थी। बचपन गया बात गई, और अब तू दूध पीता बच्चा नहीं रहा। ब्याह हो चुका है तेरा, जिम्मेदारी अब बहू संभालेगी। माँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर क्या आपको याद है आपने आखिरी बार मेरे लिए अपने हाथों से स्वेटर कब बुना था? मुझे आपके हाथों के बने स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। अरे विनोद, इस मॉडर्न जमाने में बुने स्वेटर कौन पहनता है बेटा? आजकल तो फैंसी शॉल स्वेटर सुर्खियों में है। मगर माँ जी, हाथों के बुने स्वेटर में जो गर्माहट होती है उसकी बात ही अलग है। विनोद जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही बेहतरीन स्वेटर बुनती हैं। लगता है ये बेफिजूल की बातें हैं, तबीयत की तो आप बहाने बनाती हैं। जुगनी अपनी चतुर बहू की चाल को बूझ नहीं पाती और झुंझलाकर कहती है,
बस बहू, तूने अपनी सास के हाथों के हुनर पर सवाल खड़ा किया है। अब इसके लिए तुझे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जुगनी के जैसी कढ़ाई बुनाई का काम गांव देहात में कोई नहीं करता। अपनी आलसी सास की आंखों में स्वेटर बुनने की ललक देख लाल बुझक्कड़ बहू मन ही मन में कहती है, आपको कामों में बिठाए रखना ही तो मेरा मकसद है, ताकि ये आलस आपके अंदर आए फुर्ती को देखकर भाग जाए। जुगनी अपने टीवी देखने की इच्छा बिसार कर पूरे जोरों शोरों से स्वेटर बुनने में जुट जाती है। इस बीच धीरे धीरे उसमें बसे आलस की खुमार घटने लगती है और एक रोज वो मुंह खोलकर कहती है, अरे रेशमा बहू, ला दे, आज सब्जी मैं काट देती हूँ। तू सारा दिन काम करके थक जाती है। ठीक है माँ जी, ये लीजिए। जुगनी खुशी खुशी सब्जी काटने लगती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ जाती है। क्या बात है माँ जी, आपकी निगाह घड़ी पर क्यों जा रही है? अरे कुछ नहीं बहू, ये घर में छाया सन्नाटा देखकर मन ऊगता रहा है। ये बची खुची सब्जी तू काट लेना, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। इस तरह आलस में घिरकर जुगनी आधा अधूरा काम छोड़कर अपने कमरे में जाकर टीवी देखते हुए घोड़े बेचकर सो जाती है। समय बीतता है। फिर एक दिन, अब मेरी छोटी मोटी बहानेबाजी से बात नहीं बनने वाली। माँ जी को उनके फुहारपन से पूरी तरह निकालने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह रेशमा जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तभी विनोद को बाहर आता देखकर जुगनी कहती है, विनोद, क्या बात है? बहू नींद से जागी नहीं क्या? देख, सुबह के 10 बज गए, अब तक मुझ बुढ़िया को चाय पानी नसीब नहीं हुई। माँ रेशमा की तबीयत बहुत खराब है। रात भर जाकर उसने जैसे तैसे रात काटी है। अब जाकर कहीं उसकी आंख लगी है। हाय हाय, तो आज का खाना कौन बनाएगा भला? अरे भाग्यवान, अब क्या ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? इस घर में बहू के बाद तुम इकलौती लुगाई हो, इसलिए खाना भी तुम ही बनाओगी ना? मैं और खाना? ना बाबा ना, मुझसे तो सुध भर रसोई में 2 डग भी नहीं रखा जाता। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे तो क्या बेचारी बीमार बहू को भूखे मारने का इरादा है तुम्हारा? अरे कैसी सास हो तुम। कोई तोड़ ना सूझने पर आलसी सास रसोई में आकर खाना पकाने लगती है। जिस बीच पसीने से तर होकर हांफते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये रसोई की बागडोर संभालना तो देश संभालने के बराबर है। इस कहर ढाती सर्दी में भी पसीने से सराबोर हो गई मैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, खाना बना रही हो या बिरबल की खिचड़ी बना रही हो? बना तुम्हारा खाना? अरे ला रही हूँ, जरा सब्र का बांध रख लो। जुगनी अपने पति और बेटे को खाना परोसकर पूछती है, विनोद बेटा, ये बहू कौन से लापता गंज में गायब है? मैं आपको बताया तो था, रेशमा बीमार है, उसका खाना आप कमरे में ले जाइए। ये सुनकर आलसी सास नाक सिकोड़कर अपनी बहू के लिए खाना लेकर कमरे में आती है, जहाँ बिस्तर पर बैठी बहू मजे से मूंगफली खा रही होती है। ये देखकर गुस्से से तिलमिलाई जुगनी कहती है, बीमार को तो खाने का एक दाना भी खाने का मन नहीं करता, और तू मजे से मूंगफली खा रही है। इसका मतलब तू बीमार होने का ढोंग कर रही है। अपनी फुहर सास का ये सवाल सुनकर चालाक बहू उसे फटकार लगाते हुए बोलती है, माँ जी, आप भी तो अक्सर ऐसे ही बहाने बनाती हैं। सारा दिन आप टीवी में उलुल जुलुल कहानी देखकर, सांझ की बेला बीतते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे के पलंग पर पसर जाती हो। मैंने आपकी आदत को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर आप टस से मस नहीं हुई। इसीलिए अंत में थक हार कर मुझे आपके ही तरीके से जवाब देना पड़ा। रेशमा की उस फटकार के बाद जुगनी में समाया फुहड़पन हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं कौशल्या, मेरे घर में जो बहू आई है बहुत ही मलूक है, मलूक। ऊपर से उसके पैर तो माँ लक्ष्मी देवी के हैं। जब से घर में आई है तब से ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारे घर में इसी तरह कृपा बनाए रखे। मैं अभी अपने बेटे अर्नव के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके लिए कोई लड़की मिल जाएगी मैं उसका ब्याह कर दूंगी। अच्छा ये बात है। वैसे तुझे लड़की कैसी चाहिए? देखो, लड़की जैसी भी हो, बस संस्कारी होनी चाहिए, जो मेरा घर संभाल सके और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ क्यों नहीं, जल्दी ही मिल जाएगी हमारे अर्नव के लिए ऐसी कोई लड़की। चलो अब मैं चलती हूँ,
और मुझे मेरी बहू के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर सावित्री अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद कौशल्या अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके घर के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। जैसे ही कौशल्या टेलीफोन उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ पंडित जी कौशल्या से कहते हैं, अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, तो पंडित जी देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे खुशखबरी दे दीजिए। वैसे भी कई दिनों से कोई अच्छी खुशखबरी मिली नहीं है। अरे कौशल्या बहन, मैंने हमारे अर्नव के लिए एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढी है। अगर तुम कल किसी काम में व्यस्त ना हो तो कल हम लड़की को देख आते हैं। अरे पंडित जी, आपने तो मेरे दिल खुश कर दिया ये कह के। मैं कल किसी भी काम में व्यस्त नहीं हूँ। कल हम दोनों लड़की को देखकर आ जाते हैं। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कौशल्या अगले दिन पंडित के साथ लड़की देखने उनके घर पहुँच जाती है। लड़की के माता पिता और कौशल्या आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन जी, आप तो कुछ भी नहीं ले रही हो। ये लो, ये खाओ। ये पकौड़े खुद करुणा ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी बेटी। अब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो मुझे खाना तो पड़ेगा ही। और फिर ये करुणा ने जो बनाए हैं, लेकिन काफी देर हो गई, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई है। अरे अपनी बेटी को बुलाओ, जरा हम भी तो देखें जिसकी इतनी तारीफ सुनी है वो दिखने में कैसी है। जी क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। करुणा, अरे ओ करुणा, जरा बाहर आओ, मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही करुणा हाथ में कॉफी लिए कौशल्या के पास आती है, कौशल्या उसे देखते ही कहती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। करुणा, आओ मेरे पास आकर बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें कर लेते हैं। कौशल्या करुणा से बातें करने लगती है, लेकिन करुणा केवल गर्दन हिलाकर उसकी बातों का जवाब देती है। जिसके बाद कौशल्या गीता से कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो हर एक बात का जवाब गर्दन हिला कर देती है। कहीं आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आज हमारी बेटी ने मौन व्रत रखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे कॉल पर बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद कौशल्या वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं कौशल्या करुणा से फोन पर बात करना भी शुरू कर देती है। जैसे ही अर्नव करुणा को शादी करके अपने घर में लेकर आता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मुंह दिखाई के लिए उसे ढेर सारा इनाम देकर जाते हैं। लेकिन कौशल्या के गली मोहल्ले की कुछ औरतें करुणा को भगवान के भजन गाने के लिए कहती हैं। अरे जब से बहू आपने मायके से आई है तब से वो किसी से कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा तो इसकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। क्यों ना आज हम बहू के मुंह से एक भगवान का भजन ही सुन लें। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चल बहू, कुछ भजन सुना दे। सबके कहने पर करुणा भगवान का भजन गाना शुरू करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन में शिव की महिमा के गुण गाए जा। करुणा के गाने की आवाज सुनकर सभी को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ कई सारी औरतें करुणा के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। तभी कई औरतों में से एक लीलावती नाम की औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है। अरे कौशल्या बहन, जरा देखो तो सही, तुम्हारी बहू की जुबान काली है, काली। अरे हाँ, देखो तो ये तो काली जुबान की है। हाय राम, कौशल्या तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये तुम सब कैसी बातें कर रही हो? अगर काली जुबान है भी तो क्या हो गया? जरूरी नहीं कि काली जुबान होना कोई पाप है। मेरी बहू संस्कारी भी है और अच्छी भी है, इसीलिए उसकी जुबान से मुझे कोई लेना देना नहीं है।
गांव की कई औरतें कौशल्या को उसकी बहू के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन कौशल्या अपनी बहू के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन करुणा घर में बैठी हुई सब्जी काटते हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी कई दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काश आज बारिश हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा। मैं तो बारिश के पानी में भीगूंगी। करुणा इतना कह ही रही होती है कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। करुणा बारिश होते ही बारिश में नहाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौशल्या सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह जब अर्नव ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है तो करुणा उसे लंच देते हुए कहती है, सुनिए जी, बाइक थोड़ा संभाल कर चलाइएगा, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बाइक हमेशा ध्यान से ही चलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्नव ड्यूटी के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और जैसे ही रात को अर्नव वापस घर लौटता है तो उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है, जिसे देखकर उसकी माँ कौशल्या उससे कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही कौशल्या अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ इस करुणा की बच्ची की वजह से हो रहा है। इसकी काली जुबान की वजह से आज मेरे बेटे को चोट भी लग गई। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। कौशल्या तुरंत करुणा के पास जाती है और कहती है, अरे काली जुबान की, जब देखो उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालती है। अरे तेरी इसी जुबान के चलते आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कल मुही, जब तुझे पता था कि तेरी जुबान काली है तो तुझे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा। कौशल्या करुणा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से खींचते हुए हॉल तक ले आती है, जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर निकालने वाली होती है। इतने में हॉल का झूमर टूटकर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इस दौरान करुणा समझदारी से काम लेते हुए अपनी सास कौशल्या की जान बचा लेती है, जिसे देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर कौशल्या को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। अरे ये मैं क्या करने वाली थी? मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों के बहकावे में आकर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोचने लगी। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब तो होता रहता है और अब तो मुझे ये सब अच्छे से झेलने की आदत है। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से कौशल्या कभी भी अपनी बहू की काली जुबान से कोई एतराज नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ करुणा भी केवल अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और ना ही बोलती। मैं रंजू को माफ नहीं करूंगी। मैं उसको उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगी। उसकी गलती का एहसास सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम भी दिलवाना चाहते हैं। आखिर उसको ये एहसास तो होना ही चाहिए ना कि उसने अपनी सासों के साथ कितना गलत किया है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा बेटा एक लड़का था, लेकिन इस डायन ने तो हमसे हमारा इकलौता बेटा भी छीन लिया। कोई बात नहीं, अब तुम तीनों शांत हो जाओ। जब वो आएगी तब हम अपना काम शुरू करेंगे, समझी तुम सभी? सारी चुड़ैल अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती हैं और कुछ समय बाद जब रंजू बाहर से अपने घर में आती है तो वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो अपने पति रोहन जी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर रंजू खाना बनाने लगती है कि तभी किचन की लाइट ऑटोमेटिकली चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ किचन की लाइट को जाते हुए देख वो थोड़ी हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, मैंने तो बिजली का बिल पूरा भरा था, लेकिन यहाँ लाइट क्यों गई? बाहर हॉल की तो लाइट गई नहीं है। मैं इस बिजली वाले को फोन करके बहुत ही अच्छे से सुनाने वाली हूँ। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज आती है, तू बिजली वाले को फोन करके सुनाए। अरे उसको सुनाने के लिए तेरे पास तेरा फोन बचेगा, तभी तो तू सुनाएगी ना। आवाज सुनकर रंजू बहुत ही डर जाती है और कांपते हुए बोलती है, कौन है यहाँ पर? और मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? रोशन जी, रोशन जी, क्या आप हैं?
वो ये खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने रंजू की चारों चुड़ैल सास आ जाती है और अपनी चारों चुड़ैल सासों को देख रंजू बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए बोलती है, सासू माँ, तुम तो मर गई थी, तो तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे मूर्ख, हम मर गए थे, लेकिन अब हम मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। चुड़ैल, क्या तुझे हमारा रंग रवैया देखकर पता नहीं चल रहा कि हम एक चुड़ैल हैं? सासू माँ, आपका रंग रवैया देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि आप मरी हुई हैं, लेकिन आप मरने के बाद वापस कैसे आ सकते हैं? क्यों, हम वापस क्यों नहीं आ सकते? तू हमें मार सकती है लेकिन हम वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सासू माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे छोड़ दो। रंजू अपने दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपनी चारों सासों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी कि तभी वहां पर रोहन आ जाता है और उसे हाथ से हिलाते हुए बोलता है, रंजू, रंजू, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह इतनी घबराई और डरी हुई क्यों? रोहन जी, यहाँ पर आपकी चारों माँ है, वो मुझे मार देंगी, मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरी चारों माँ तुम्हें कैसे मार सकती हैं? वो तो खुद इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी माँ के बारे में इस तरह मत बोलो तुम। लेकिन रोहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे मारने के लिए आई थी और वो मुझे मार देंगी, मुझे बचा लो रोहन, मुझे बचा लो। अरे बस भी करो रंजू, बहुत हुआ अब। इतना कहकर रोहन गुस्से से वहां अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद रोहन के कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर रोहन खुद से बोलता है, अरे लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है ये? वो खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, ये मैं हूँ, देख तो जरा, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देख वो डरते हुए अपनी माँ से बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रंजू सच बोल रही थी, आप सच में यहाँ पर हैं, आप तो चुड़ैल हैं, इसका मतलब आप सच में मेरी रंजू को मारना चाहती हो। आखिर क्यों माँ, क्यों आप चारों ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, हम तेरे सामने तेरी रंजू की सच्चाई लाना चाहते हैं। अरे बस भी करो, कैसी सच्चाई? तुम्हें तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चली गई, आत्महत्या कर ली तुम चारों ने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर तुम्हारे लाडले बेटे पर क्या गुजरेगी। बस करो बेटा, बस करो, तुम्हें हम गलत लग रहे हैं। रुक, मैं तुझे तेरी ही पत्नी से सच्चाई उगलवाऊंगी और तुझे तेरी पत्नी का सच दिखाऊंगी। इतना कहकर सभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वो चारों रंजू के पास पहुँच जाती हैं और उसको डराने लगती हैं। चुड़ैल कभी रंजू को हवा में उड़ा देती है और हवा में उड़ाते हुए सोफे पर पटक देती है, तो कभी घर की टीवी चलाकर उसे खूब जोर जोर से डराने लगती है। डरते हुए रंजू कहती है, मुझे छोड़ दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं रोहन के प्यार में अंधी हो गई थी। क्या हम तुम्हें रोहन से अलग कर रहे थे, जो तुमने हम चारों को हमारे बेटे से दूर कर दिया? तुमने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने हमारी जान कैसे ली? बताती हूँ मम्मी जी, जब आप मुझसे मेरी पहली रसोई करवा रही थी, तब मैंने देखा रोहन आप सभी चारों के कुछ ज्यादा ही करीब थे। अगर मैं उनसे कभी भी कुछ भी मंगवाया करती, तो मेरी ना सुनकर आप सभी की सुना करते थे। यदि मेरे लिए कुछ ला दे, तो वो आप लोगों के लिए भी लाते थे। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने आप सभी को भगवान के पास पहुंचाने की सोच ली, और शाम के खाने के वक्त आप चारों के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही आप चारों ने खाना खाया, वैसे ही आपकी मौत हो गई। इस तरह इस घर के साथ साथ मैंने रोहन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। रोहन दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो वहाँ आ जाता है और रंजू को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलता है, रंजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ को मारोगी। अरे मैं तो सोचता था कि मेरी माँ गलत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गलत मेरी माँ नहीं बल्कि तुम गलत हो। मुझे माफ कर दो रोहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे किए पर बहुत ही पछतावा है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे धक्का मारते हुए अपने घर से निकाल देता है। ये देख उसकी चारों चुड़ैल माँ रोहन के सामने आती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा रोहन, ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है। माँ, मैंने इस डाइन के चलते आप लोगों को खो दिया, मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे माफ करना होगा बेटा, अपनी इन मासूम माँ की बात मान ले, जिसने तुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी शादी करी।
वो तेरी पसंद नहीं थी, बल्कि हम सभी की पसंद थी। इसलिए तू हमारी पसंद को इस तरह मत ठुकरा। ठीक है माँ, आप सभी के कहने पर इस डाइन को मैं अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रोहन रंजू को अपना लेता है, जिसके बाद रंजू और रोहन खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती हैं। रंजू भी अब बिल्कुल सुधर चुकी थी। वो अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करती। शेफाली रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी सुहानी उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, जरा मेरा सर दबा देना, सर बहुत दर्द हो रहा है। आई माँ जी। शेफाली के पास दो बूढ़ी औरत आकर कहती हैं, अरे बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना कर दे दो। अरे बहू, मुझे अपनी पीली साड़ी नहीं मिल रही, जरा ढूंढ कर दे दो। माँ जी, अभी रुकिए, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ और आपको साड़ी ला कर देती हूँ। ठीक है बहू। शेफाली चाय बनाकर गैस पर चढ़ा देती है। वहीं कमला के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से पीली साड़ी ढूंढकर उसे देती है। वो सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि चंद्रवती कहती है, अरे बहू, मेरे कानों के झुमके देखना, अच्छा है, ये वाला पहनूं? वो क्या है ना, मैं मंदिर के कीर्तन में जा रही हूँ। माँ जी, आपके कानों में ये नहीं, ये गुलाबी चोकर के साथ वाला है ना, इसके झुमके पहन लीजिए। शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, बहुत लेट हो गया है। सुहासिनी माँ जी कब से मुझे सर दर्द में पुकार रही हैं। अरे बहू, कितनी देर लगाएगी, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस आई माँ जी। कहकर शेफाली सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि सरोज बाहर आकर कहती है, अरे बहू, तू बिजी है? हाँ माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ। सुहासिनी माँ जी का सर दर्द हो रहा है, बहुत देर से बुला रही हैं वो मुझे। बेटा, एक काम कर दे, फिर तू दबा दे उसका सिर। अरे नहीं शेफाली बहू, तू कहीं मत जा, बहुत देर से तू इधर उधर जा रही है। अरे बहू, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, बस एक बार ढूंढ कर दे दे। ओहो भुलक्कड़ माँ जी, आपके सर के ऊपर ही आपका चश्मा लगा है, लीजिए। ओहो, ये रहा, शुक्रिया बहू। कोई नहीं माँ जी। आइए माँ जी, अब मैं आपका सर दबा देती हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर शेफाली सुहासिनी का सिर दबाने लगती है तो उसकी 1 साल की बेटी रोने लगती है। ओहो, कि टूट गई। माँ जी 1 मिनट, उसे यहाँ ले आती हूँ। पता नहीं आज की डेट में तो मेरा सिर दबाएगी या नहीं। जा पहले किट्टू को यहाँ लिया, मैं उसे संभाल लूंगी, फिर तू मेरा सर दबा देना। जी माँ जी। ओहो, मेरी 5 सास तो अब मुझ पर ही भारी पड़ रही हैं। भला शेफाली के साथ वो कौन सी दुविधा थी कि उसे अपनी 1 साल की बेटी के साथ 5 सासों को भी संभालना पड़ता है। और उसकी 5 माँ जी कैसे हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ वक्त पीछे चलना होगा। शेफाली बेहद गरीब लड़की थी जो अपने बीमार माँ बाप के साथ रहती थी। जैसे तैसे उन्होंने शेफाली की शादी रोहन से करा दी, पर वो अपनी माँ की तरह घमंडी था। यूं तो वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करता, पर शेफाली की सुंदरता पर मोहित होकर उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसके साथ बर्ताव बुरा करता था। शेफाली 9वें महीने के आखिरी चरण पर थी। ऐसे ही सुबह उसके बाल पकड़कर कहता है, अरे ओ मैडम, मेरी चाय कहाँ है? तुझे बताना पड़ेगा बार बार कि ये मेरे चाय पीने का वक्त होता है। आंखें हैं या बटन? हाँ। रोहन जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तभी धक्का मारकर रोहन उसे गिरा देता है। रोती हुई शेफाली उसकी चाय लाती है। अपने कमरे में आकर वो कहती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। शादी के बाद तो मैं खुश हुई नहीं, मेरे ससुराल वाले भी बेकार हैं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, मैं आज उनसे मिलने जाऊंगी। अरे ओ सैफ अली, जरा इधर आ। माँ जी, मेरा नाम सैफ अली नहीं शेफाली है। अच्छा, तू अब अपनी सास को सिखाएगी क्या? मैं तेरा नाम बिगाड़ कर ही बोलूंगी, सैफ अली सैफ अली। मेरे सामने अपनी चोट चलाने की जरूरत नहीं है। जाकर मेरे लिए हलवाई से गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आ। जी माँ जी। अपनी सास से पैसे लेकर वो हलवाई से गुलाब जामुन जाकर ले लेती है तो उदास मन से कहती है, यही मौका है, मुझे माँ बाबा के पास जाकर मिलना चाहिए, वरना मेरे सास और पति मुझे जाने ही नहीं देंगे। शेफाली अपने माता पिता के पास जाती है तो देखती है कि गांव के लोग बैठकर उनका शोक मना रहे हैं। तभी गिरती पड़ती रोते हुए अपने माता पिता की देह को देखकर वो कहती है, अरे माँ,
उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा, बाबा आप तो उठो। क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मैं आ रही थी ना, कम से कम अपने सीने से लगा लेते एक बार। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, रोकर उनकी आत्मा को परेशान मत करो। अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। पहले से दुखी शेफाली अपने माता पिता को मृत देखकर और टूट जाती है। फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। वो उन्हें याद करके अपने घर में रोती है। बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। कैसे रहूं मैं? अरे मैं तो माँ जी के गुलाब जामुन लेकर गई नहीं, 2 दिन से यही हूँ। वो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। वो रोती बिलखती हुई गुलाब जामुन लेकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये लीजिए। बेशरम, बेहया, 2 दिन से कहाँ अपने मुंह काला करा रही थी। माँ जी, मैं परेशान थी इसलिए अपने घर चली गई। वहाँ पहुँची तो माता पिता की देह को देखकर मैं संभल नहीं पाई और वहीं रही। क्या झूठी कहीं की? शर्म नहीं आई तुझे? उल्टा कहेंगी। अच्छा हुआ तेरे माँ बाप चल बसे, वैसे भी उनका पैर कब्र में ही लटक रहा था। अब तू इस घर से हमेशा के लिए चली जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। लीला की बात सुनकर शेफाली दोनों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, पर रोहन भी उसकी एक नहीं सुनता और धक्के मारकर घर से बेघर कर देता है। बेचारी शेफाली को पीड़ा होने लगती है और वो पेट पकड़कर एक सिग्नल पर बैठी बूढ़ी औरत के सामने बेहोश हो जाती है। अरे, लगता है इसका प्रसव होने वाला है। ए रूपा, जल्दी आ, ये लड़की मुश्किल में है। तभी दोनों बूढ़ी औरतें अपने घिसे पिटे टेंट में उसे ले जाती हैं और उसकी डिलीवरी करवाती हैं। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो रूपा बच्चा देकर कहती है, ये लो, तुम्हारी प्यारी सी बेटी हुई है। सच में? क्या माँ जी, आपने मेरी मदद की है? हाँ बेटिया, हम दोनों बेसहारा सिग्नल पर बैठी भिखारिनों ने तुम्हारी मदद की है। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपका कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है। इसलिए अब से आप दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ मायके में रहेंगे। शुक्रिया बेटा, हमें अपना समझने के लिए। 2 महीने बीत जाते हैं। शेफाली अपने मायके में उन दोनों बूढ़ी औरतों के साथ रह रही थी। वो सब्जी लेने आई थी कि एक बहू अपनी बूढ़ी सास को घर से बेघर करके कहती है, माँ जी, आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज के बाद यहाँ वापस लौटने की कोशिश भी मत करना। रोड पर रहो। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर। शेफाली उस बूढ़ी औरत को रोता देख कहती है, माँ जी, मैंने सब देख लिया। आज से आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे साथ ही रहना। शुक्रिया बेटा, मुझे आसरा देने के लिए। इस तरह सुहासिनी, रूपा, चंद्रावती तीनों उसकी सास के समान उसके साथ खुशी से रहती हैं और उसके बच्चे के साथ भी खेलती हैं। 2 दिन बाद मंदिर में उसे बेतहाशा रोती हुई कमला मिलती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मंदिर के लोग भी अब मुझे दान नहीं करते हैं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो माँ जी, आप वापस क्यों नहीं गई? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो मुझे मारता भी है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। आज देख भी लिया कि ये सच होता है। माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी। चलिए। शेफाली कमला को अपने साथ ले जाती है। वहीं 6 महीने बाद उसे एक बूढ़ी खून से लथपथ सरोज मिलती है। उसका भी कोई नहीं होता और सरोज भी शेफाली और बाकी सबके साथ रहती है। इस तरह शेफाली उन 5 बूढ़ी औरतों को और माँ सास के स्वरूप में अपने साथ रखती है, उनका ख्याल रखती है और वो भी उन्हें माँ का प्यार देती है। एक दिन सुहासिनी किट्टू को गोद में लेकर खिला रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी सी किट्टू, आंखें तो देखो तारे की तरह चमक रही हैं। कैसे अपनी दादी को देख रही है? अब तो ये मुझे देखेगी क्योंकि मैं ही इसको इस दुनिया में लाई थी ना। बेटा, ले किट्टू बेटा। अरे मुझे गोदी में दो, ये मेरी पोती है। तभी शेफाली की 5 अनाथ सास उसकी किट्टू को गोद में लेने के लिए लड़ती हैं। तभी शेफाली कहती है, अरे माँ जी, आप सभी बारी बारी से मेरे किट्टू को खिला लीजिएगा, वरना उसके ही लग जाएगी। हाँ, ये ठीक है। इस तरह 5 दादियां अपनी पोती को अलग अलग गिफ्ट देती हैं और उसके साथ खेलकर खुश रहने लगती हैं।
ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, न देखा होगा, न पढ़ा होगा। ये ट्रेन कई लोगों की मौत से जुड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रेन कई सदियों से यूं ही चलती आ रही है, लेकिन आज तक कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, ना ही इस ट्रेन को देख पाया। इस दिलचस्प डरावनी शापित ट्रेन के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजीव अपने 3 दोस्तों के साथ रात 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जहां ये लोग बात कर रहे थे तभी गौरव कहता है, अरे ये ट्रेन का टाइम क्या है आने का? कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? भूख लग रही है। अरे 12 बजे की थी, हम जल्दी आ गए हैं। जा तू कुछ खा ले। ये सुनकर गौरव कुछ खाने जाता है। इतने में स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, कृपया ध्यान दें, रामपुर से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 0224 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 1 घंटा पहले आ चुकी है। धन्यवाद। अरे यार, ये तो हमारी ट्रेन है जो 1 घंटे पहले आ गई। अब क्या करें? करना क्या है, अब चलो उस ट्रेन में। राजीव अपने सारे दोस्तों के साथ जा ही रहा था कि एक पागल बुढ़िया डरावनी उसके सामने आती है और बोलती है, अरे बच्चों, उस ट्रेन में मत जाओ, वो बहुत खतरनाक श्रापित ट्रेन है, मार डालेगी तुम सबको, जान ले लेगी तुम्हारी। ये क्या बकवास है? हटो राजीव, हटाओ इसे। बेटा मेरी बात मान, वो ट्रेन नहीं है, छल है, छल। अरे इनकी बात छोड़ो, ट्रेन में चलो। ये बोलकर सारे दोस्त ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां वे सब अपना सामान रखकर बातें करने लगते हैं। उस शापित ट्रेन में सब चढ़ जाते हैं। तभी वो बुढ़िया कहती है, कोई नहीं बचेगा, अब ये भी मरेगा। इन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। वहीं सब बातें कर रहे थे कि अचानक से उनकी सीट पर एक औरत बैठ जाती है, जो कि बहुत डरावनी, अजीब सी आंखों वाली होती है। तभी सीमा डर कर कहती है, तुम कौन हो और हमारी सीट पर कब बैठी? मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ, ये मेरी सीट है। पर हमने तो नहीं देखा कि तुम कब आई। एक बार मैंने बोल दिया तो समझ नहीं आता। मेरी सीट है तो मतलब मेरी सीट है। ठीक है, आप बैठ जाइए, आपकी सीट है। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं। अचानक से वो औरत गायब हो जाती है। माहौल को ठीक करने के लिए सब गाना बजाना करते हैं तो ऊपर की ओर से गौरव के हाथ पर खून की बूंदें टपकती हैं। ये देखकर गौरव बोलता है, खून, बचाओ, कोई है यहाँ? ये तू क्या बोल रहा है? कोई नहीं है यहाँ। अरे मेरे हाथ पर खून था अभी। तू पागल हो गया है क्या? उस औरत की तरह बहकी बातें मत कर। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतरेंगे बस। हाँ राजीव, प्लीज उतरेंगे अब। ठीक है, तुम इतना कहते हो तो उतर लेंगे। सभी डरे सहमे हुए बैठे थे। इतने में वहां कुछ अजीब आवाजें आती हैं। अगला स्टेशन आ जाता है पर ट्रेन नहीं रुकती और तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी राजीव कहता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? हाँ राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस ट्रेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही थी? नमन चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन और तेज रफ्तार में आ जाती है। तभी वही डरावनी औरत आती है। नहीं रुकेगी ये ट्रेन, मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तभी ट्रेन में से 2 मुर्दे आते हैं जो बेहद ही खतरनाक थे।
वो मुर्दे नमन और गौरव को पकड़कर उनकी गर्दन से खून पी जाते हैं, जिससे दोनों मर जाते हैं। वो औरत कहती है, अब तुम दोनों की बारी। बचे हुए 2 जने ट्रेन की गेट की तरफ आकर बहुत खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में मुर्दे आने लगते हैं। राजीव और उसके साथी दूसरे डिब्बे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन वहां भी मरे हुए मुर्दे होते हैं। दोनों काफी डर जाते हैं। इतने में वो चुड़ैल आकर सीमा का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद वो ट्रेन पुल पर आती है और सीधा नदी में गिर जाती है। दोनों को ट्रेन पानी के अंदर महसूस होती है, जहां काफी सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं सीमा को मार डालती हैं। अगले दिन राजीव खुद को जिंदा एक रेलवे स्टेशन पर पाता है और बोलता है, मैं यहां कैसे आया और मेरा सिर दर्द। वीरपुर स्टेशन, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैं तो उस ट्रेन के साथ पानी में गिर गया था। और सीमा कहाँ है? राजीव इतना कहकर स्टेशन पर सीमा की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी वो किसी दूसरे से कहता है, आपने इस लड़की को यहाँ देखा है? हम श्रीनगर एक्सप्रेस से आ रहे थे, वहीं से होकर गुजरती है। यहाँ ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती। ये आप क्या मजाक कर रहे हो? इसी स्टेशन पर से गुजरी थी वो ट्रेन। मैं काफी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इस नाम की यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती, चाहे तो पता कर लो। ये सुनते ही राजीव का सिर चकरा जाता है। फिर से 11 बज गए थे, स्टेशन पर कोई नहीं था। तभी अचानक से वहां की लाइट जलने बुझने लग गई। डरकर राजीव कहता है, ये क्या हो रहा है? बोला था ना तेरे दोस्त मरेंगे, अब तेरी बारी। छोड़ दो मुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल के साथ स्टेशन पर और भी मुर्दे राजीव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो छूते हैं उन्हें एक झटका लगता है और वो गायब हो जाते हैं। तभी 11 बजते ही ट्रेन स्टेशन पर आती है और राजीव सीमा को ढूंढने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन उसे लेकर झटके से दरवाजा बंद कर लेती है, जहां बहुत सारे भूत उसे मारने आ रहे थे। डरकर वो ट्रेन की सीट के नीचे छुप जाता है। वहीं एक कार्तिक नाम का लड़का भी था। तभी क्या मैं जो सोच रहा हूँ, तुम भी उस चीज से डरे हुए हो? हाँ, मैं 5 दिन से यहाँ फंसा हूँ, इस ट्रेन से निकल नहीं पाया। अगर मैं उन मुर्दों के सामने आता हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे, मेरी फैमिली की तरह। इस ट्रेन का क्या राज है? ये क्यों लोगों को ऐसे मार रहे हैं? पता नहीं, पर शायद ये एक शापित ट्रेन है। कहते हैं मरने वाली आत्माओं ने इसे शाप देकर शापित बना दिया है। तुम इतने दिन से कैसे बचे हो? कोई तो बात है? हाँ, मेरे पास अजमेर शरीफ का ताबीज है। ये बुरी शक्तियों से दूर रखता है। मैं वहीं से लौट रहा था कि न जाने किस मनहूस घड़ी में इस ट्रेन में चढ़ गया। पर ऐसा कुछ जरूर होगा, तभी तुम जिंदा हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब वो आत्माएं आई थी वो झटके से गायब हो गई। दोनों बात करते हैं कि वो चुड़ैल आत्मा फिर आती है। तभी कार्तिक राजीव को बोलता है, अब हमें ये कहानी खत्म करनी होगी। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्त्यु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुंधामा। राजीव चुड़ैल को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ता है। साथ ही कार्तिक उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और कहता है, बता क्या राज है इस शापित ट्रेन में? क्यों ये लोगों को उस धनी में ले डूबती है? बता। बताती हूँ, ये ट्रेन कई साल पहले की श्रापित ट्रेन है। मैं अपनी माँ और भाई के साथ इस ट्रेन में जा रही थी। माँ, मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी मन्नत आखिर पूरी हो ही गई। हाँ बेटा, आखिर अब तेरी शादी हो ही जाएगी। अचानक से वो ट्रेन तेज रफ्तार में आ गई और पटरी से उतरकर पुल से टकरा गई और नदी में गिर गई। उस हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। कई लोगों की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए मरने के बाद
मैंने सभी लोगों की आत्माओं को अपने साथ कर लिया और तब से मैं इस ट्रेन में 11 बजे चढ़ने वाले हर इंसान को उसी तरह मार डालती हूँ जिस तरह हम सब मरे थे। अब ये ट्रेन भी नदी में गिर जाएगी। बहुत लोगों को मार लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन पुल से नदी में गिर जाती है। कार्तिक तंत्र विधियों का था, इसलिए वो मंत्र पढ़कर अजमेर शरीफ का पानी उस चुड़ैल और ट्रेन में छिड़क देता है। वहीं राजीव भी हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, जिसके बाद वो चुड़ैल और ट्रेन चलकर फट जाती है और दोनों बचकर अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। इस तरह श्रापित ट्रेन की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।